डियर लर्नर, जय हिंद। मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू सीरीज 26, जिसमें दृष्टिबाधिता से संबंधित धमाकेदार प्रश्न आपको मिलेंगे। इससे पहले एमसीक्यू सीरीज जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है 1 से 25 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिए, उनमें भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें देखिए और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा चैनल में जाइए, वहाँ पे डिसेबिलिटी रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजी, बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। यदि आप उन्हें देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की वीडियो का पहला सवाल, आज की एमसीक्यू सीरीज 26 का पहला सवाल। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है नहीं शब्द। जहां पर जिस प्रश्न में नहीं शब्द लगा हो उसे बहुत ही गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारा सवाल गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से उसको पढ़ते नहीं हैं, सही तरीके से गौर नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए रेड आइज यानी कि आंखें लाल रहना। ऑप्शन बी सुनने में समस्या होना। ऑप्शन सी किसी वस्तु को बहुत नज़दीक से देखना। ऑप्शन डी आंखों से पानी आना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रॉब्लम इन लिसनिंग। अगर किसी व्यक्ति को सुनने में समस्या है तो वह श्रवण बाधिता से संबंधित है, ना कि दृष्टिबाधिता से। और हमारा प्रश्न था कि कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सभी दृष्टिबाधिता की विशेषताएं हैं, दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधिता से संबंधित है। देखते हैं क्या है संबंधित। ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी स्वेच्छड़ी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। ये रहा आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो आपके सामने है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं। शायद ये और भी कहीं आपने पढ़ा होगा या और हो सकता है कि बनाया जा चुका हो। ध्यान दीजिए प्रश्न को कि यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चा, किसी अन्य बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन में केवल दृष्टिबाधित बच्चे की बात कर रहे हैं, कि यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गति या असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लाइंडिज्म, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी अल्पदृष्टि या ऑप्शन डी क्षति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्लाइंडिज्म। यानी कि बहुत सारी ऐसी हाथ को बार बार हिलाते रहना, सिर को या हाथ को बजाते रहना, हमेशा कुछ ऐसी असामान्य गतिविधियां जो हमारा सोसाइटी स्वीकार नहीं करता।
अगर आप बहुत सारे लोगों के समाज में बैठे हुए हैं तो आप हमेशा इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस में नहीं आती, इसलिए वो असामान्य गतिविधि मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दृष्टिबाधिता शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें अधिनियम मिलेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा अधिनियम है जिनमें दृष्टिबाधिता शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन बी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। ऑप्शन सी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि विकलांगजन अधिनियम 1995। या ऑप्शन डी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। इन सभी अधिनियम से संबंधित भी आपको एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी देखिए। मैं यहाँ बता देता हूँ, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है उसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। लेकिन आप सवाल भी ऊपर देखिए, कह रहा है कि दृष्टिबाधित शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी क्यों सही है, क्योंकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन जिसका पहले नाम था अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्योंकि इसमें विजुअल इंपेयरमेंट नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन जो ऑप्शन ए है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट विकलांगजन अधिनियम 1995 है, उनमें 7 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। इन सभी का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, प्रश्न 5 कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो आप व्याख्यान देते समय क्या करेंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, गौर करिए। ऑप्शन ए कि विषय वस्तु को बहुत ही बारीकियों से समझाएंगे। ऑप्शन बी, जिस तरह मन करेगा वैसे पढ़ा देंगे। ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बाद में पढ़ा देंगे। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विषय वस्तु को बहुत ही बारीकियों से समझाएंगे। बारीकियों से क्यों समझाएंगे? मान लीजिए कि उस समय हमारे पास कोई ब्रेल से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है या कोई मॉडल नहीं है जिसे हम टच करा के बता सकें, इसलिए जब भी व्याख्यान देना होता है तो शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कंटेंट को बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही एकदम छोटी से छोटी जुड़ी जानकारी उससे बताए, ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसे पूरी तरीके से सुन सके, क्योंकि वो सुन सकता है, देख नहीं सकता। इसलिए अगर सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो उनको पूरा जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो समझ में आ जाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बाकी जिस तरह मन करेगा वैसे आप नहीं पढ़ा सकते। एक शिक्षक होने के नाते जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आप उसी तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे ऑप्शन सी लिखा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बाद में पढ़ा देंगे। अगर बाद में पढ़ा देंगे तो इसका मतलब आप उसे अलग कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है कि इंक्लूजन की भावना है, फिर वो तो खत्म हो जाएगी। उपर्युक्त सभी हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि यदि एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक शिक्षिका है और क्लास में दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी है, तो वो चाहती है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है वह सभी विद्यार्थियों के एक साथ पढ़े, सभी जितनी गतिविधियां वो करते हैं ये भी बच्चा करे। तो वह क्या करती है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या ऑप्शन बी, शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। शिक्षा की भावना नहीं, इधर थोड़ा सा लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या ऑप्शन सी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी पर तनाव बढ़ा रही है, या फिर ऑप्शन डी, सहानुभूति का कार्य कर रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि यदि ये बच्चा भी सबके साथ गतिविधि करेगा तो एडजस्टमेंट सीख जाएगा, कैसे आपस में लोगों से नाता बनाते हैं वो सीख जाएगा, एक दोस्त से कैसे रिलेशन बनाते हैं वो सीख जाएगा, जो इसमें विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं एक सामान्य बच्चे के प्रति या अन्य बच्चों के प्रति, वो दूर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है यदि प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका ऐसा करे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप भी स्पेशल एजुकेटर बनेंगे तो शिक्षक को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण हो। हमें यह भी सोचना है कि इनके फ्यूचर के साथ साथ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, क्योंकि अगर प्रेजेंट बेहतर नहीं होगा तो फ्यूचर कभी बेहतर नहीं हो सकता। वो इसलिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, तो अगर क्लास में अगर हमेशा ऐसे ही प्रत्येक शिक्षक इसी तरीके की गतिविधि करेगा, उनको क्लास से बाहर कर देगा, उनको पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उनकी विशेषताएं क्या हैं, अलग हैं। तो इसलिए हमें साथ में लेकर के चलना है, और जब साथ में लेकर के चलेंगे तो उसका वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान की सिचुएशन है, जो वर्तमान की शिक्षण प्रक्रिया उसमें शामिल हो जाएगा, सीख पाएगा और बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा, जिससे वो आगे चलकर उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि वृद्धावस्था का दृष्टिदोष किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वृद्धावस्था का दृष्टिदोष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, ट्रैकोमा, ऑप्शन बी, निकट दृष्टिदोष, ऑप्शन सी, ग्लूकोमा, या ऑप्शन डी, प्रेसबायोपिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेसबायोपिया। इन सब का मतलब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, ट्रैकोमा क्या होता है, ये जो है वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है ट्रैकोमा। इसमें क्या होता है कि जब अत्यधिक विकृति हो जाती है, यानी कि अत्यधिक विकृति अवस्था में यह बीमारी जो है पीड़ित व्यक्ति के पलक और कॉर्निया में घाव पैदा कर देती है, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो जाती है देखने में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे निकट दृष्टिदोष, यानी कि नियर साइटेडनेस। अब निकट दृष्टिदोष क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को जो निकट की चीज़ों को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। और जो ग्लूकोमा है, ये ग्लूकोमा क्या होता है, इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। जो ग्लूकोमा होता है इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। ये आँख में जो जलीय द्रव होता है उसकी आवश्यकता से अधिक बनने के कारण ग्लूकोमा होता है। तो इसका बहुत से और इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आप और भी इन्हें डिटेल में पढ़िए। और जो प्रेसबायोपिया है, ये क्या है कि वृद्धावस्था का दृष्टिदोष कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही निकट की वस्तुओं को। तो यह एक समस्या है, इसलिए
जो हमारा सवाल था कि वृद्धावस्था का दृष्टिदोष किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि VES का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ VES। ऑप्शन ए विजुअल एफिशिएंसी स्केल, ऑप्शन बी विजुअली अर्ली स्केल, ऑप्शन सी विजुअल एनवायरनमेंट स्केल एंड ऑप्शन डी विजुअल इवेलुएटिंग स्केल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजुअल एफिशिएंसी स्केल। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि निम्न में से बड़े अक्षरों की पुस्तक किसके लिए उपयोगी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एंड ऑप्शन सी श्रवणबाधित बच्चों के लिए एंड ऑप्शन डी अस्थि अक्षम बच्चों के लिए, यानी कि लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चों के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉर लो विजन चिल्ड्रेन, यानी कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो बड़े अक्षरों की पुस्तक होती है उनको वही ज़रूरत होती है, क्योंकि लो विजन होते हैं, अल्प दृष्टि होती है, यह दूर की चीज़ों को देख नहीं सकते, छोटे अक्षरों को देख नहीं सकते सही तरीके से, इसलिए बड़े अक्षरों की पुस्तक होती है तो इनके लिए पढ़ने में आसानी होती है। और बाकी पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे के लिए तो आप छोटे बना दो, बड़े अक्षर की पुस्तक बना दो, कुछ भी बना दो, उसके लिए तो सब बराबर है, क्योंकि वो तो केवल ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाई कर सकता है और सुन करके, यानी कि श्रवण के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। बाकी जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको बड़े अक्षर छोटे अक्षर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो बेहतर होती हैं, फिजिकली बेहतर होते हैं, उनको केवल सुनने में दिक्कत होती है। और अस्थि अक्षम बच्चों से भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है। बहुत ही ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए ब्रेल लिपि में अध्यापन करना, ऑप्शन बी किसी भी विषय वस्तु को बीआई बच्चों के अनुकूल बनाना, ऑप्शन सी श्याम पट्ट पर बोलते हुए लिखना, यह ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्योंकि ब्रेल लिपि के में अध्यापन करने का क्या मतलब होता है कि जैसे क्लासरूम में बीआई बच्चे हैं और विशेष शिक्षक है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि जितने भी मॉडल हों, जितने भी चित्र हों, जो भी चीज़ें हैं वो सब ब्रेल के माध्यम से या उनमें ब्रेल जैसी या उभरी हुई चीज़ें जैसी स्पर्शीय चीज़ें बना करके लाए, जिससे उनके लिए सीखने में बहुत बेहतर रहेगा। किसी भी विषय वस्तु को अगर बीआई बच्चों के अनुकूल बनाते हैं तो उनके लिए बहुत लाभ होता है। श्याम पट्ट पर बोलते हुए लिखने से एक फ़ायदा रहता है कि मान लीजिए कोई लो विजन का बच्चा है तो वो देख भी सकता है थोड़ा बहुत, अगर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो, एंड अगर बोलते हुए लिखेंगे तो जो बोली है, आवाज़ है, वो सुन सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चे, इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बोलते हुए लिखें, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न 11 है जो आपके सामने है कि निम्न में से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणितीय उपकरण हैं। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी टॉकिंग कैलकुलेटर, यानी कि ऐसा कैलकुलेटर जिसमें आवाज़ आती है या जिसमें हम बोल दें तो वो अपना एक्टिविटी करे, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है
कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये बार बार पूछता रहता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून। यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन, देहरादून, 1979। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कब बने, उनका पूरा नाम क्या है, कहाँ स्थित हैं, उससे संबंधित भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी उन्हें पूरे देखिए। जितने भी 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट, यदि आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि प्रश्न 13 जो आपके सामने है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन ए 1721, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1921 एंड ऑप्शन डी 1925। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि प्रश्न 14 जो आपके सामने है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। अभी जो पिछला प्रश्न था आपने देखा कि कब हुआ था, अब ये देखते हैं कि किसने किया। ऑप्शन ए डॉक्टर हिमांशु दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी लुइस ब्रेल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसकी जो अंग्रेजी है वो सही नहीं है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, तो इसकी इंग्लिश भी डॉक्टर विजय शंकर शर्मा होगी और नॉन ऑफ दीज ये रह गया है टाइपिंग करने से, इसलिए आप डॉक्टर विजय शंकर शर्मा समझिए, चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी लुइस ब्रेल। बाकियों के बारे में मैं बता देता हूं कि जो ऑप्शन ए है डॉक्टर हिमांशु दास, जो इस समय जो विजुअल डिसेबिलिटीज़ हैं यानी कि विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों का जो राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में, वहाँ के वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के। जो सूरदास है एक कवि हैं एंड डॉक्टर विजय शंकर शर्मा इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बीआई के क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं दृष्टिबाधिता विभाग में। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, वो लुइस ब्रेल ने किया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न 15 जो आपके सामने है कि ब्रेल लिपि की लिखावट किस प्रकार की है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ब्रेल लिपि की लिखावट किस प्रकार की है। ऑप्शन ए रैखिक यानी कि लीनियर, ऑप्शन बी नॉन लीनियर यानी कि अरैखिक, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि दोनों, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉन लीनियर यानी कि अरैखिक। आप जानते हैं कि एक ही लाइन में नहीं लिखता है ये। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 6 डॉट्स होते हैं, अब 6 डॉट्स में अब जो लाइन चल रही है हो सकता है कि वो ऊपर के एक और चौथे में ही लिखा जाए, एक और पांचवें में लिखा जाए, तो वो एक जैसे नहीं होता है, इसलिए इसको अरैखिक बोलते हैं। लेकिन जब आप हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश ऐसे वर्णमाला में लिखते हैं आप कॉपी में लाइन बाय लाइन, तो वो एक लीनियर तौर पे कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नॉन लीनियर यानी कि अरैखिक। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि प्रश्न 16 है कि ब्रेल है यानी कि ब्रेल क्या है। ऑप्शन ए एक बोली है, या ऑप्शन बी एक लैंग्वेज है या भाषा है यानी कि, या ऑप्शन सी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी स्क्रिप्ट यानी कि एक लिपि है, यानी कि ब्रेल क्या है, एक लिपि है, ना कि भाषा है और ना ही बोली है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि स्नेलिन चार्ट संबंधित है ऑप्शन ए श्रवण प्रशिक्षण यानी कि हियरिंग टेस्ट से, ऑप्शन बी दृष्टि परीक्षण यानी कि विजुअल टेस्ट से, या ऑप्शन सी एडजस्टमेंट टेस्ट यानी कि समायोजन परीक्षण से, या ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया परीक्षण यानी कि सोशल इंटरेक्शन टेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजुअल टेस्ट यानी कि दृष्टि परीक्षण। यानी कि जो स्नेलिन चार्ट है वो दृष्टि परीक्षण के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, प्रश्न 18 कि दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ देखते हैं। ऑप्शन ए देखने की क्षमता यानी कि विजुअल एबिलिटी, ऑप्शन बी सुनने की क्षमता यानी कि हियरिंग एबिलिटी, ऑप्शन सी स्पर्श करने की क्षमता यानी कि टेक्टाइल एबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी चलने की क्षमता यानी कि वॉकिंग एबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देखने की क्षमता, यानी कि जो विजुअल एबिलिटी होती है उसी को हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं। यानी कि दृष्टि तीक्ष्णता का मतलब जो हमारी देखने की क्षमता होती है उसे हम दृष्टि तीक्ष्णता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि स्नेलिन चार्ट का निर्माण कब और किसने किया था। ऑप्शन ए ग्राहम बेल 1876, ऑप्शन बी हरमन स्नेलिन 1862 यानी कि 1862 में, ऑप्शन सी ब्रेडवुड यानी कि 1767 यानी कि 1767, या ऑप्शन डी गार्डनर यानी कि 1993 यानी कि 1993। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरमन स्नेलिन 1862 यानी कि 1862। ये रहा आपका स्नेलिन चार्ट। आप कभी भी आंखों की जांच कराने गए होंगे तो आपके सामने मिरर रहता है और ये चार्ट आपके पीछे लगा रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर केवल लेटर लिखे हैं, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सर्किल, विभिन्न प्रकार के इमेज, विभिन्न प्रकार के ऐसे कुछ गोले टाइप बने रहते हैं और अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज के, छोटे से बड़े से, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप इसे देखिए। एक सर्किल बना होता है जिसमें थोड़ा सा जगह होती है, कहीं से पूरा जुड़ा नहीं होता, आपको बोला जाता है कि आप इसे देखिए तो किस लेंस में कौन सा आपका है। तो आंख चेक की जाती है आपकी 6x6 है कि नहीं। तो इसी को हम स्नेलिन चार्ट कहते हैं। वो इसका निर्माण किया था हरमन स्नेलिन ने 1862 में। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि प्रश्न 20 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधिता के कितने प्रकार हैं। शायद आप जानते होंगे लेकिन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 यानी कि 2 प्रकार हैं या 3 प्रकार हैं, या ऑप्शन सी 4 प्रकार हैं, या ऑप्शन डी 5 प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 प्रकार हैं। यानी कि दृष्टिबाधिता के कितने प्रकार हैं, 2। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है ब्लाइंडनेस, दूसरा है लो विजन, यानी कि एक पूर्ण दृष्टिहीनता और दूसरा अल्प दृष्टिहीनता। इसके अलावा तीसरा नहीं होता है। बाकी सब विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं, विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, वो अलग हैं सब चीजें, जो कि इन्हीं का प्रभाव हैं वो। तो ये रहे आज के हमारे MCQ सीरीज 26 के 20 प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड थे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक को उठाइए और उसी से संबंधित सारे प्रश्न बना दीजिए, इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाए गए और आपका सुझाव पुनः अपेक्षित है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये सीरीज इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कंटिन्यू रहे या नहीं, आप ये भी बताइए, क्योंकि देखना आपको ही है, जानना समझना आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। तो आपका सुझाव, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी किया करिए, और यदि चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए और आप इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,
मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि सभी लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।